सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप सभी के लिए बायोलॉजी का बहुत ही शानदार टॉपिक मैंने लिया है, रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो आज हम स्टडी करेंगे श्वसन प्रक्रिया के बारे में। तो आई होप आप सभी तैयार होंगे इस चैप्टर के लिए। तो आइए अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही शानदार। सबसे पहले आप सभी को इस वीडियोस को लाइक कर देनी है, कमेंट करना है और शेयर करनी है। और क्या नाम है, आप सभी को पूरा का पूरा वीडियो में एंड तक बने रहना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे आप सभी के लिए सिलेक्ट किया है। तो आइए अपने क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन प्रक्रिया के दौरान क्या होता है। तो आज हम जानेंगे श्वसन प्रक्रिया के दौरान क्या होता है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन प्रक्रिया के दौरान क्या होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन उपचयन, सेकंड है अपचयन, थर्ड है उपर्युक्त दोनों, एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका परफेक्ट आंसर है, जो हमारा श्वसन प्रक्रिया होता है इसमें उपचयन और अपचयन दोनों होता है। आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एम्फीशीमा एक श्वसन विकार है जो होता है। फर्स्ट ऑप्शन है शराब के सेवन से, सेकंड है आपका धूम्रपान से, थर्ड है आपका दूषित वायु से, थर्ड ही ऑप्शन है दूषित पानी से। तो हमारा जो होता है एम्फीशीमा एक श्वसन विकार है जो दूषित वायु से होता है। आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन थर्ड, श्वास नली में अपूर्ण उपस्थिया वलय का कार्य क्या है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है भोजन को जाने से रोकना, सेकंड ऑप्शन है आपका पानी को जाने से रोकना, थर्ड है आपका श्वास नली को सिकुड़ने से रोकना, एंड डी आपका है श्वास नली में वायु को रोक के रखना। तो आपका क्वेश्चन कह रहा है श्वास नली में अपूर्ण उपास्थि वलय का कार्य क्या होता है। तो इसका कार्य आपका फर्स्ट ऑप्शन है भोजन को जाने से रोकना, सेकंड है पानी को जाने से रोकना, एंड आपका थर्ड है श्वास नली को सिकुड़ने से रोकना। डी ऑप्शन है श्वास नली में वायु को रोक के रखना। तो इसका मुख्य कार्य जो होता है, जो श्वास नली में अपूर्ण उपास्थि वलय का क्या कार्य जो होता है, वो क्या नाम है आपका श्वास नली को सिकुड़ने से रोकता है। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट है। आपका बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, एम्फीशीमा रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है श्वास नली, एंड आपका सेकंड है ग्रसनी, सी है आपका वायुकोश, डी है फेफड़े। तो एम्फीशीमा रोग जो होता है वह किस हमारे कौन से बॉडी को इफेक्ट करता है। तो ये हमारा फेफड़े को क्या नाम है ग्रसित करता है। आपका बहुत ही प्यारा शानदार क्वेश्चन है, कौन सा अंग प्लूरा झिल्ली से घिरा होता है। फर्स्ट ऑप्शन है वायुकोश, सेकंड है आपका श्वासनिका, सी है आपका फेफड़े, एंड डी है श्वास नली। तो कौन सा प्लूरा झिल्ली से घिरा होता है। तो आपका सी ऑप्शन बहुत शानदार क्वेश्चन आंसर हो जाएगा, फेफड़ा आपका। चलिए अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, श्वसन से संबंधित सही कथन कौन सा है। तो आपका श्वसन से संबंधित सही कथन कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन है O2 ग्रहण की जाती है, CO2 निकाली जाती है, यह सजीवों में होता है, डी है उपर्युक्त तीनों सही है।
तो कहने का अर्थ आप सभी को पता है, जब हम सांस लेते हैं तो O2 यानी कि ऑक्सीजन हम अंदर की ओर ग्रहण करते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो नशीली गैस होती है, उसको हम बाहर निकाल देते हैं। और यह सजीवों में होता है, आप सभी को पता है। श्वास नली क्या नाम है, श्वसन से संबंधित जितनी कथन है हमारा, यह सजीवों में होता है। यानी कि आपका बहुत ही परफेक्ट आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त तीनों सही है। यहाँ पे हमारा तीनों कथन बिल्कुल राइट है, आपका डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट है। अगला आपका है क्वेश्चन 7, श्वसन का नियंत्रण कौन सा अंग करता है? फर्स्ट ऑप्शन है मेडुला ओबलांगेटा, बी है अग्र मस्तिष्क, सी है पर मस्तिष्क, डी है अनुमस्तिष्क। तो श्वसन का नियंत्रण कौन करता है? तो मेडुला ओबलांगेटा फर्स्ट ऑप्शन, बी है आपका अग्र मस्तिष्क एंड सी है आपका प्रमस्तिष्क एंड डी है अनुमस्तिष्क। तो आपका श्वसन का जो नियंत्रण करता है आपका मेडुला ओब्लांगेटा करता है। आपका ए ऑप्शन बहुत ही परफेक्ट आंसर हो गया। अगला बहुत ही प्यारा और शानदार क्वेश्चन है, रुधिर एवं ऊतकों के बीच गैस विनिमय क्या कहलाता है? फर्स्ट ऑप्शन है बाह्य श्वसन, सेकंड है आंतरिक श्वसन, सी है अवायवीय श्वसन, डी है उपर्युक्त तीनों। रुधिर ब्लड और जो हमारा टिश्यू है के बिटवीन जो हमारा गैस विनिमय क्या कहलाता है? तो ये बाह्य श्वसन कहलाता है, या आंतरिक श्वसन, या अवायवीय श्वसन? तो यह हमारा आंतरिक श्वसन कहलाता है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट है। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, वक्ष गुहा का आयतन कब घटेगा? आपका ए ऑप्शन है उच्च श्वास के दौरान, बी है निःश्वासन के दौरान, सी है अंतः श्वसन के दौरान, आपका क्वेश्चन 9 है, वक्ष गुहा का आयतन कब घटेगा? फर्स्ट ऑप्शन है उच्च श्वास के दौरान, बी है निःश्वासन के दौरान, सी है अंतः श्वसन के दौरान, डी है ए व बी दोनों। तो आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, जो हमारा वक्ष गुहा का आयतन कब घटेगा? जब उच्च श्वास क्या नाम है अंतः श्वसन के दौरान होगा। आपका ए और बी दोनों सही है। आपका क्वेश्चन 10 है, श्वसनी शोथ रोग किस अंग से संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन है वाइंड पाइप, बी है ब्रोंकाई, सी है लंग एंड डी है ब्रोंकाई। तो श्वसनीय शोथ जो आपका रोग किस अंग से संबंधित है? तो यह हमारा वाइंड पाइप से संबंधित है। सॉरी फ्रेंड्स, ये थोड़ा रॉन्ग हो गया आपका, ये लंग से हमारे फेफड़े से संबंधित है। जो श्वसनी शोथ रोग जो है ये हमारे लंग से संबंधित है। आपका क्वेश्चन 11 है, मुख्यतः श्वसन के प्रकार हैं। फर्स्ट ऑप्शन है बाह्य श्वसन, बी है आंतरिक श्वसन, सी है उपर्युक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो मुख्यतः श्वसन के प्रकार तो यह होते हैं दो टाइप के, बाह्य श्वसन एंड बी है आपका आंतरिक श्वसन। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला आपका है, निःश्वसन प्रक्रिया के दौरान क्या नहीं होगा? फर्स्ट ऑप्शन है फेफड़ों का आयतन घटेगा, बी है आपका डायफ्राम शिथिल होगा, सी है आपका वायु श्वास नली से बाहर निकलेगी, डी है श्वास नली सिकुड़ जाएगी। तो आपका निःश्वसन प्रक्रिया के दौरान क्या नहीं होगा? तो निःश्वसन प्रक्रिया के दौरान आपका क्या नाम है डायफ्राम स्थिर होगा,
निःश्वसन प्रक्रिया के दौरान क्या नहीं होगा? तो आपका श्वास नली सिकुड़ जाएगी। क्वेश्चन 13 आपका है, श्वसन तंत्र का प्राथमिक कार्य क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन है खून पंप करना, सेकंड है शरीर में ऑक्सीजन ले जाना, सी है हार्मोन्स बनाना, डी है पाचन एंजाइमों का उत्पादन करना। तो श्वसन तंत्र का प्राथमिक कार्य क्या है? खून पंप करना या शरीर में ऑक्सीजन ले जाना या सी है हार्मोन्स बनाना, डी है पाचन एंजाइम का उत्पादन करना। तो इसका प्राथमिक कार्य ये होता है कि शरीर में ऑक्सीजन ले जाता है, इसका प्राइमरी वर्क होता है। आपका क्वेश्चन 14 है, श्वास को नियंत्रित करने वाली मांसपेशी कौन सी है? फर्स्ट ऑप्शन है डायफ्राम, सेकंड है इंटरकोस्टल मांसपेशी, सी है वक्ष मांसपेशी एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो श्वास को नियंत्रित करने वाली मांसपेशी जो होती है हमारा डायफ्राम होती है। आपका ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन 15 आपका है, निःश्वसन के दौरान सांस से आवाज का आना कौन सा रोग है? तो जो निःश्वसन के दौरान सांस से आवाज का आना कौन सा रोग है? अस्थमा, निमोनिया, सी है एम्फोशीमा, डी है हैजा। तो ये हमारा अस्थमा का लक्षण है। आपका निःश्वसन के दौरान सांस से आवाज का कौन सा रोग है? तो ये ऑप्शन अस्थमा। आपका अगला क्वेश्चन है, श्वसन क्रिया के दौरान कौन सी गैस की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो श्वसन क्रिया के दौरान कौन सी गैस की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता? फर्स्ट है ऑक्सीजन, सेकंड है नाइट्रोजन, सी है कार्बन डाइऑक्साइड, डी है इनमें से कोई नहीं। तो श्वसन क्रिया के दौरान तो किसमें परिवर्तन नहीं होती? तो यह हमारा ऑक्सीजन में कोई परिवर्तन नहीं होती। सॉरी फ्रेंड्स, ये थोड़ा रॉन्ग है। श्वसन क्रिया के दौरान कौन सी गैस की मात्रा में कोई परिवर्तन? तो नाइट्रोजन में। हमारी बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। यानी कि सांस लेने के समय जो कि कौन सी गैस ऐसी है जो जिसमें परिवर्तन नहीं होती? तो नाइट्रोजन में नहीं होती है, बहुत ही कम मात्रा में होती है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आपका क्वेश्चन 17 है, बहुत ही प्यारा और शानदार क्वेश्चन है। श्वास नली का अंतिम भाग क्या कहलाता है? फर्स्ट ऑप्शन है वायु नली, सेकंड है श्वसनिका, सी है वायुकोश एंड डी है श्वसनी। तो श्वास नली का अंतिम भाग क्या कहलाता है? तो वो हमारा श्वसनी कहलाता है। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट है। आइए अपने अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। आई होप आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा। क्वेश्चन भी बढ़िया जो कि परफेक्ट है वही सिलेक्ट किया है। तो फ्रेंड्स ज़रूर लाइक वाइक किया करें, कमेंट किए, शेयर करें। जो ना समझ आए ज़रूर कमेंट किया करें। आपका क्वेश्चन 18 है, निम्न में से कौन सा श्वसन तंत्र का अंग नहीं है? ए ऑप्शन है ब्रोंकाई, सेकेंड है लंग्स, सी है ट्रेकिया एंड डी है हार्ट। तो निम्न में से श्वसन तंत्र का अंग नहीं है, तो आपका ये हार्ट जो है नहीं है। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। श्वसन तंत्र में गैसों का विनिमय किसके कारण होता है? फर्स्ट ऑप्शन है घनत्व, सेकंड है आयतन, सी है दाब, डी है उपर्युक्त तीनों। तो श्वसन तंत्र में गैस का विनिमय किसके कारण होता है? तो यह हमारा घनत्व के कारण होता है। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है आपका। आपका बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 20। रुधिर और कोशिकाओं के बीच गैसों का विनिमय को क्या कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है कोशिकीय श्वसन, सेकंड है आंतरिक श्वसन एंड सी है उपर्युक्त दोनों, डी है बाह्य श्वसन।
तो रुधिर और कोशिकीय के बीच जो होता है, जो गैसों का विनिमय होता है, तो ये हमारा कोशिकीय, यानी कि ए और बी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं, आंतरिक श्वसन भी कहते हैं, जो हमारे बॉडी के अंदर पार्ट में होती है। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आपका बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 21। श्वसन तंत्र में ऑक्सीजन का आवागमन किसके कारण होता है? तो आपका जो क्वेश्चन 21 है, श्वसन तंत्र में ऑक्सीजन का आवागमन किसके कारण होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है ग्लोबुलिन, सेकंड है हीमोग्लोबिन, सी है प्लाज्मा, सी है बिलिरुबिन। तो श्वसन तंत्र में ऑक्सीजन का आवागमन हीमोग्लोबिन के कारण होता है। आपका भी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आइए अपने क्वेश्चन 22 पे चलते हैं। फेफड़ों में गैस धारण करने की क्षमता लगभग कितनी होती है? फर्स्ट ऑप्शन है 10 लीटर, बी आपका है 15 लीटर, सी है 2 लीटर एंड डी है 5 लीटर। तो फेफड़ों में गैस धारण करने की क्षमता लगभग आपका होता है 10 लीटर तक। आपका ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है। लगभग मान लीजिए, मतलब 9 से 10 लीटर। निम्न में से श्वसन वर्णक कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है बिलिरुबिन, बी है हीमोग्लोबिन, सी है प्रोथ्रोम्बिन एंड डी है एंथोफिल। तो श्वसन वर्णक कौन से होते हैं? तो ये आपका हीमोग्लोबिन। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट आपका है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। श्वसन गति से संबंधित कौन सा कथन गलत है? आपका ए ऑप्शन है आराम एवं सोते समय श्वसन गति कम होती है, बी है क्रोध के समय श्वसन गति बढ़ जाती है, सी है व्यायाम के समय श्वसन गति सामान्य रहती है, डी है दौड़ते समय श्वसन गति बढ़ जाती है। श्वसन गति से संबंधित कौन सा कथन गलत है? आराम एवं सोते समय श्वसन गति कम होती है, क्रोध के समय श्वसन गति बढ़ जाती है, एंड सी है आपका व्यायाम के समय श्वसन गति सामान्य। तो बिल्कुल गलत ऑप्शन यहाँ पे आपका सी है। व्यायाम के समय और भी क्या नाम है हमारा बढ़ जाता है, और यहाँ पे दिया है सामान्य रहता है। तो ये आपका बिल्कुल रॉन्ग है। तो इसका परफेक्ट आंसर सी ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन 25 है, ज्वारीय आयतन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है अंतः श्वसन के दौरान वायु का आयतन, सेकेंड है निःश्वसन के दौरान वायु का आयतन, सी है आंतरिक श्वसन का आयतन, डी है ए व बी दोनों। तो ज्वारीय आयतन क्या है? तो यह हमारा जो है अंतः श्वसन के दौरान वायु का आयतन। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल निःश्वसन के दौरान वायु का आयतन, यानी कि आपका डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाता है। जो ज्वारीय आयतन होती है अंतः श्वसन के दौरान वायु का आयतन हो जाता है, और आपका निःश्वसन के दौरान वायु का आयतन, यह बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आइए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 26 आपका है, मनुष्य में सांस लेने की दर सामान्यतः प्रति मिनट कितनी होती है? तो जो मनुष्य में सांस लेने की दर जो है सामान्यतः प्रति मिनट कितनी होती है? 12 से 15 बार, 60 से 75 बार एंड 5 से 7 बार एंड 20 से 25 बार। तो 1 मिनट में लगभग हम लोग सांस लेते हैं, लगभग मान लीजिए 20 से 25 बार लेते हैं 1 मिनट में। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आपका क्वेश्चन 27 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है।
कोशिकीय श्वसन के प्रकार। यहाँ पे बहुत ही प्यारा आंसर है, कोशिकीय श्वसन के प्रकार। वायवीय श्वसन, बी है अवायवीय श्वसन, सी है बाह्य श्वसन, डी है ए व बी दोनों। जो कोशिकीय श्वसन होती है ये भाई आपका होता है अवायवीय श्वसन और बाह्य श्वसन, यानी कि आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है यहाँ पे। आपका क्वेश्चन 28 है, निम्न में से श्वसन संबंधी रोग कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है दमा, सेकंड है न्यूमोनिया, सी है तपेदिक, डी है उपर्युक्त तीनों। तो निम्न में से श्वसन संबंधी रोग कौन सा है? तो यह आपका होता है जो सांस से रिलेटेड जो रोग होता है हमारा, वो दमा भी होता है। तो यहाँ पे बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाता है दमा, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आइए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। श्वसन तंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है बाइकार्बोनेट द्वारा, सेकंड है हीमोग्लोबिन द्वारा, सी है प्लाज्मा द्वारा, डी है उपर्युक्त तीनों द्वारा। तो जो श्वसन तंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान हमारे बी ऑप्शन हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। अगर ये ना मौजूद हो हमारे ब्लड में तो यह नहीं हो सकता, जो कि हमें सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, सांस को छोड़ते समय गैसों की प्रतिशतता क्या रहती है? तो सांस को छोड़ते समय गैसों की प्रतिशतता, कार्बन डाइऑक्साइड 4%, नाइट्रोजन 78% एंड आपका सी है ऑक्सीजन 16%। बहुत ही शानदार एंड बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम के लिए है, जो कि इसको नोट करके आप अपनी ये क्वेश्चन स्टार कर लीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, हमेशा आप सभी को अपने माइंड में सेट करके रखनी है। तो CO2 हमेशा 4% मतलब गैसों की परसेंटेज होती है हमारी बॉडी में, एंड नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 16%। तो बहुत ही धमाकेदार और जानदार क्वेश्चन है ये, तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर, इसलिए इसकी इतनी हम प्रशंसा कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि एग्ज़ाम के लिए पूछा जा सकता है। तो दिमाग में सेट रहे, CO2 4%, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 16%। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है डी ऑप्शन, बिल्कुल परफेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आपका बहुत ही प्यारा है। श्वसन ऊर्जा कौन सी ऊर्जा का उदाहरण है? फर्स्ट ऑप्शन है गतिज ऊर्जा, बी है स्थितिज ऊर्जा, सी है रासायनिक ऊर्जा, डी है यांत्रिक ऊर्जा। तो श्वसन ऊर्जा कौन सी ऊर्जा है? तो यह हमारा गतिज ऊर्जा है, ए ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा द्वितीयक श्वसन अंग है? ए ऑप्शन है नाक, सेकंड है मुख, सी है ग्रसनी, डी है श्वास नली। तो निम्न में से कौन सा द्वितीयक श्वसन अंग है? तो यह आपका है जो द्वितीयक श्वसन अंग है आपका मुख है, आपका सॉरी नाक है आपका, जो कि हम श्वास लेने में सहायक होता है। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट है। आपका क्वेश्चन 33 है, बहुत ही प्यारा। सांस को लेते समय गैसों की प्रतिशतता क्या होती है? तो यह आपका यहाँ पे डेसिमल में आ गया है क्वेश्चन। ए है आपका CO2 0.03%, बी है आपका नाइट्रोजन 78%, सी है ऑक्सीजन 20%, डी है उपर्युक्त तीनों। तो सांस लेते समय यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट है यहाँ पे आपका। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 34 आपका है आपके सामने वैसे, मुख्य रूप से किसके ऑक्सीजन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को श्वसन कहा जाता है? तो आपका क्वेश्चन 34 जो है
मुख्य रूप से किसके ऑक्सीकरण द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को श्वसन कहा जाता है? मुख्य रूप से है ऑक्सीकरण द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को श्वसन। फर्स्ट ऑप्शन है वसा, सेकंड है प्रोटीन, सी है कार्बोहाइड्रेट, डी है कार्बनिक अम्ल। तो जो यह ऊर्जा प्राप्त होती है तो यह हमारा कार्बोहाइड्रेट होती है। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। मानव में विश्राम अवस्था में ज्वारीय आयतन कितना होता है? फर्स्ट ऑप्शन है 0.1 लीटर, सेकेंड है 0.2 लीटर, सी है 0.3 लीटर एंड आपका डी है 0.5 लीटर। तो मानव में विश्राम अवस्था में ज्वारीय आयतन कितना होता है? तो ये आपका होता है 0.2 लीटर। आपका भी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। न्यूमोनिया के दौरान संक्रमण कहाँ होता है? फर्स्ट ऑप्शन है श्वास नली में, सेकेंड है कुपकाय, सी है वक्ष गुहा में, डी है ग्रसनी। तो ये आपका जो निमोनिया हो जाता है ये हमारे श्वास नली में संक्रमण यानी कि इफेक्ट पड़ता है। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन 37। लंबी एवं गहरी सांस के बाद कुछ सेकंड तक श्वास नहीं करने का कारण है क्या है? बताइए। यानी कि लंबी एवं गहरी सांस के बाद कुछ सेकंड तक श्वास नहीं करने का कारण रक्त में अधिक CO2, रक्त में अधिक O2, रक्त में कम CO2, डी है रक्त में कम O2। तो अधिक लेने का कारण ये है कि CO2 अधिक मात्रा में हो जाती है, इसीलिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला आपका है क्वेश्चन 38। श्वसन की वह प्रक्रिया जिसके दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती हैं एवं छोड़ी जाती हैं। श्वसन की वह प्रक्रिया जिसके दौरान गैस रुधिर में प्रवेश करती है एवं छोड़ी जाती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है विसरण, सेकंड है प्रासरण, सी है आसवन एंड डी है विवर्तन। तो श्वसन की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा गैसें रुधिर में प्रवेश करती हैं तो यह हमारा विसरण के द्वारा। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पे आइए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। शल की उपकला किसमें पाई जाती है? फर्स्ट ऑप्शन है वायुनाल में, बी है फेफड़ों में, सी है वक्ष गुहा में, डी है वायुकोश में। यानी कि शल की उपकला किसमें पाई जाती है? तो शल की उपकला हमारी जो होती है फेफड़ों में पाई जाती है। आपका भी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आई होप आप सभी को मेरा वीडियोस अच्छा लग रहा होगा। तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जो भी ना समझ आए आप ज़रूर कमेंट करें, उसका मैं निवारण करने के लिए रेडी हूँ, उसके लिए अच्छा वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ। तो फ्रेंड्स आप सभी कमेंट जरूर किया करें। जो चीज़ ना अच्छी लगे मुझे भी पता चले कि मेरी आखिर कहाँ पे कमियाँ आ रही है मेरे वीडियोस में। तो आप सभी को कमेंट करना ज़्यादा अनिवार्य है, इसको ना भूलें। चलिए अपने बहुत ही प्यारे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन 40 है। डायफ्राम अवस्थित रहता है। फर्स्ट ऑप्शन है वक्ष गुहा में ऊपर की ओर, वक्ष के बीच में, वक्ष गुहा के निचली सतह पे, डी है आपका फेफड़ों के बीच में। तो डायफ्राम क्या होता है फ्रेंड्स? ये हमारे वक्ष गुहा की निचली सतह पे होता है। यानी हमारी जो सांस नली है उसके नीचे जहाँ हम ऐसे सांस लेते हैं हमारा पेट फूलता है, धीरे फिर अंदर हो जाता है, उसी को हम कहते हैं डायफ्राम। तो आपका सी ऑप्शन राइट है। वक्ष गुहा की निचली सतह पे होता है। जब हम सांस लेते हैं तो पेट आगे को जो फूल जाता है, फिर अंदर को सांस लेते हैं वो अंदर हो जाता है। तो वही चीज़ हम डायफ्राम उसी को बोलते हैं, मांस से बना होता है।
बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 41, मानव श्वसन तंत्र में कौन से अंग शामिल हैं? ए है आपका नासा छिद्र ग्रसनी, बी है स्वर यंत्र श्वास नली, सी है श्वसनी श्वसनिका, डी है उपर्युक्त सभी। तो मानव श्वसन तंत्र में कौन से अंग शामिल हैं? तो आपका नासा है, फिर छिद्र ग्रसनी, स्वर यंत्र, श्वास नली, श्वसनी, श्वसनिका। यानी कि हमारे नाक से लेके जो भी जितना छिद्र है पूरा हमारे श्वास नली में। स्वर यंत्र जो हम बोलते हैं ये भी हमारे सांस से रिलेटेड है। और हम श्वसनिका हो गया, श्वसनी, ये सभी चीज़ें जो हमारे श्वसन तंत्र से रिलेटेड है मानव के। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट है यहाँ पे। आपका अगला क्वेश्चन है, वक्ष गुहा में कौन सा अंग स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन है फेफड़े, सेकेंड है श्वास नली, सी है ग्रसनी, डी है स्वर यंत्र। तो वक्ष गुहा में जो आपका है फेफड़ा स्थित है। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन 43 आपका है, वायुकोश, वायुकोश की वायु का मिश्रण क्या रहता है? फर्स्ट ऑप्शन है 40% ऑक्सीजन, बी है आपका 60% ऑक्सीजन, सी है 80% नाइट्रोजन एंड डी है उपयुक्त तीनों। वायुकोश की वायु का मिश्रण जो होता है ये हमारा 14% ऑक्सीजन राइट है, यहाँ पे 6%, यहाँ 80। तो इसका बहुत ही सटीक आंसर हो जाएगा 6% होता है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 14 यानी कि ये ऑप्शन थोड़ा रॉन्ग हो गया आपका। 14 यानी 14% ऑक्सीजन इसमें मिश्रण होता है। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आपका क्वेश्चन 44 है, स्वर यंत्र की दीवार में कितनी उपास्थियां होती है? तो आपका ए ऑप्शन है 5, बी है 10, सी है 4, डी है 9। तो स्वर यंत्र की दीवार में कितनी उपअस्थियां होती है? तो कितनी उपस्थियां होती हैं? तो इसमें होती हैं आपके 9, यानी कि आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा रॉन्ग हो गया। स्वर यंत्र की दीवार में 4 उपस्थियां होती हैं। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आपका क्वेश्चन 45 है, फेफड़ों में गैसों के आदान प्रदान में किस अंग की मुख्य भूमिका होती है? फर्स्ट ऑप्शन है श्वास नली, सेकंड है श्वसनी, सी है श्वसनिका एंड डी है कूपिका। तो हमारा जो फेफड़ों में गैसों के आदान प्रदान में किस अंग की मुख्य भूमिका होती है? तो हमारे श्वास नली की होती है। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला है आपका क्वेश्चन 46, गैसों के विसरण के लिए कौन सा अंग ज्यादा सतही क्षेत्र उपलब्ध करवाता है? फर्स्ट ऑप्शन है वायुनाल, सेकंड है वायुकोश, सी है लैरिंक्स, डी है पैरिंक्स। तो गैसों की विसरण के लिए कौन सा अंग ज्यादा सतही क्षेत्र उपलब्ध कराता है? तो आपका ये हमारा होता है वायुनाल। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन 47 आपका है, एपिग्लोटिस का कार्य है। फर्स्ट ऑप्शन है भोजन निगलते समय सांस मार्ग को बंद नहीं होने देता है, बी है भोजन निगलते समय कण को सांस नली में जाने से रोकता है, सी है भोजन निगलते समय सांस मार्ग को बंद कर देता है, डी है आपका बी व सी दोनों सही है। तो एपिग्लोटिस का कार्य क्या होता है? भोजन निकलते समय सांस मार्ग को बंद, भोजन निगलते समय कण को श्वास नली में जाने से रोकता है। तो एपिग्लोटिस का कार्य होता है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। जब हम भोजन करते हैं तो उस समय हमारे सांस की नली बंद कर देता है कि भोजन उसमें जाने से रोक देता है।
जो हमारा एपिग्लोटिस का बहुत ही मुख्य रोल रहता है इसमें। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला है आपका, श्वास नली की सामान्यतः लंबाई कितनी होती है? फर्स्ट ऑप्शन है 20 से 25 मीटर, सेकंड है 1 से 2 मीटर, सी है आपका 10 से 12 सेंटीमीटर, एंड आपका 10 से 12 इंच का होता है। तो यह आपका 20 से 25 सेंटीमीटर, 10 से 12 इंच का होता है। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 49 क्वेश्चन आपका है, मेढक में किस प्रकार का श्वसन तंत्र पाया जाता है? ए है फुफ्फुसीय श्वसन, बी है त्वचीय श्वसन, सी है उपर्युक्त दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि मेढक में किस प्रकार का श्वसन तंत्र, यानी कि मेढक किससे सांस लेता है। जैसे हम मनुष्य हैं अपने फेफड़ा से लेते हैं, तो हमारा जो मेंढक है वो किससे लेते हैं? तो ये अपने स्किन यानी त्वचा से लेते हैं। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आपका क्वेश्चन 50 यानी कि आधा शतक हो चुका है आपका क्वेश्चन। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, फेफड़ों में वायु जाने का मुख्य मार्ग कौन सा है? जो फेफड़ा है, फेफड़ों में वायु जाने का मुख्य मार्ग कौन सा है? फर्स्ट आपका है श्वसनिका, बी है श्वसनी, सी है श्वास नली, डी है कूपिका। तो श्वसनिका, ए ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट है आपका। आपका बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ग्लोटिस एवं एपिग्लोटिस किस अंग का उप अंग है? तो फर्स्ट ऑप्शन है ट्रेकिया, सेकेंड है लैरिंग, बी है फेरिंग, एंड डी है नाजल। आपका ग्लोटिस एवं एपिग्लोटिस जो होता है ट्रेकिया यानी ए ऑप्शन का उप अंग है। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 52 आपका बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, दाएं एवं बाएं फेफड़ों का औसत भार क्रमशः होता है। जो दाएं एवं बाएं फेफड़ों का औसत भार क्रमशः होता है 23 ओस एवं 19 ओस, 19 ओस से 23 ओस, 23 से 23 ओस, इनमें से कोई नहीं। तो यह आपका 23 और एवं 23 ओस यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कौन वक्षीय गुहा और उदर गुहा को अलग करता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है फेफड़ा, सेकंड है डायफ्राम, सी है हार्ट, डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन वक्षीय गुहा जो उदर गुहा को अलग करता है? तो हमारा डायफ्राम करता है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आपका 54 क्वेश्चन है, रक्त में CO2 की सांद्रता बढ़ने से श्वसन क्रिया धीमी हो जाती है, तीव्र हो जाएगी, सी है आपका अपरिवर्तित रहेगी, डी है इनमें से कोई नहीं। रक्त में CO2 की सांद्रता बढ़ने से श्वसन क्रिया धीमी हो जाएगी, यानी कि जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में हो जाएगा तो श्वसन की जो क्रिया होती है वो तीव्र हो जाती है, मतलब प्रॉब्लम हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड जब ज़्यादा मात्रा में हमारी बॉडी में श्वसन क्रिया में ज़्यादा उपलब्ध हो जाती है तो तेज़ हो जाती है, जिससे प्रॉब्लम होती है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन 55 आपका है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऑक्सीकरण है, बी है ऊष्माक्षेपी, सेकेंड सी ऑप्शन है ऊष्मा शोषी, डी है ए व बी दोनों। तो श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? फर्स्ट ऑप्शन है ऑक्सीकरण, सी है ऊष्माक्षेपी, सी है ऊष्माशोषी यानी कि ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी, ए व बी। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण और ऊष्माक्षेपी। आपका ए और बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 56 आपका है, न्यूमोटैक्सिक केंद्र जो श्वसन लय को बनाए रखता है यह उपस्थित होता है। फर्स्ट ऑप्शन है पोन्स में, बी है मेडुला में,
सी है थैलेमस, डी है अनुमस्तिष्क में। जो न्यूरोमोटैक्सिक केंद्र श्वसन लय को बनाए रखता है, यह हमारा मेडुला में रहता है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आपका 57 है, प्रत्येक श्वसन चक्र के दौरान मनुष्य वायु की कितनी मात्रा को अंदर व बाहर करता है? जो प्रत्येक श्वसन चक्र के दौरान मनुष्य जो है वायु की कितनी मात्रा को अंदर व बाहर करता है? 1 लीटर, 2 लीटर, 100 ग्राम, आधा लीटर। तो प्रत्येक श्वसन चक्र के दौरान मनुष्य क्या नाम है 100 ग्राम वायु की कितनी मात्रा को अंदर व बाहर करता है? तो 100 ग्राम करता है। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 58 क्वेश्चन है आपका, निःश्वसन के दौरान डायफ्राम व इंटरकोस्टल पेशिया की स्थिति क्या है? तो डायफ्राम स्थिर एवं इंटरकोस्टल पेशिया संकुचित होता है। बी है डायफ्राम एवं इंटरकोस्टल पेशिया दोनों स्थिर होती है। सी है इंटरकोस्टल पेशिया स्थिर एवं डायफ्राम संकुचित होती है। डी है इनमें से कोई नहीं। तो निःश्वसन के दौरान जो डायफ्राम व इंटरकोस्टल पेशिया की स्थिति क्या होती है? तो यह हमारा डायफ्राम स्थिर एवं इंटरकोस्टल पेशिया संकुचित होती है। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपके सामने। कौन से कोशिका अंग में श्वसन प्रक्रिया संपन्न होती है? फर्स्ट ऑप्शन है राइबोसोम, सेकेंड है लाइसोसोम, सी है सूत्रकणिका एंड डी है आपका तारकाय। तो कौन सी कोशिका अंग में श्वसन प्रक्रिया संपन्न होती है? तो यह हमारा राइबोसोम में होती है। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आपका बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। श्वसन यानी क्वेश्चन 60 आपका है, श्वसन प्रक्रिया के अंतर्गत कौन से भाग आते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है बाह्य श्वसन, बी है आंतरिक श्वसन, सी है गैसों का विनिमय, डी है उपर्युक्त सभी। तो श्वास प्रक्रिया के अंतर्गत कौन से भाग आते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है बाह्य श्वसन, बी है आंतरिक श्वसन, सी है गैसों का विनिमय, डी है उपर्युक्त सब। जो हमारे श्वास के प्रक्रिया में ये तीनों चीजें आती है, बाह्य श्वसन भी आती है, आंतरिक श्वसन भी आती है, गैस का विनिमय भी होता है, यानी कि आदान प्रदान, यानी कि बाहर निकलना अंदर लेना, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना और ऑक्सीजन को अंदर प्राप्त करना। तो यही इसी चीज को मैंने बताया, उपर्युक्त सभी। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आपका क्वेश्चन 61 है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला श्वसन कौन सा है? ए ऑप्शन है ऑक्सी श्वसन, बी है अनाक्सी श्वसन, सी है श्वसन, डी है ए व सी दोनों। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला श्वसन जो है ऑक्सी श्वसन और वायवीय श्वसन। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट है। फेफड़ों के माध्यम से श्वसन कौन करता है? तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है सरीसृप, बी है स्तनधारी, सी है पक्षी एंड डी है उपर्युक्त सभी। तो फेफड़ों के माध्यम से श्वसन कौन करता है? तो आप सभी को पता है कौन करता है। सरीसृप भी करता है, स्तनधारी भी करता है, पक्षी भी करता है। सॉरी फ्रेंड्स, रॉन्ग हो गया। फेफड़ों के माध्यम से श्वसन केवल हमारा स्तनधारी करता है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन 63 आपका है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ बहुत ही शानदार क्वेश्चन पकड़ा गया है आप सभी के सामने।
दाया, आपका ये ऑप्शन है दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े से बड़ा होता है। बी है आपका दाएं फेफड़े में 3 एवं बाएं में 2 लाभ होते हैं। दायां फेफड़ा भारी एवं बायां हल्का होता है। तो डी दोनों फेफड़ों में बिल्कुल समान होता है। तो कहने का अर्थ है इसमें कौन सा कथन गलत है? दायां फेफड़ा और बाएं फेफड़े से बड़ा होता है। यहाँ पे आपका नेक्स्ट है दाएं फेफड़े में 3 एवं बाएं में 2 लाभ होते हैं। सी ऑप्शन है आपका दायां फेफड़ा भारी एवं बायां हल्का होता है। तो डी है दोनों फेफड़े बिल्कुल समान होते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल गलत यहाँ पे है डी ऑप्शन, दोनों फेफड़े बिल्कुल समान नहीं होते हैं। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका 64 क्वेश्चन, एडम एप्पल किस अंग से संबंधित है? फर्स्ट है आपका ग्रसनी, बी है स्वरयंत्र, सी है श्वसनली, डी है श्वसनिका। तो हमारा एडम एप्पल से हमारा स्वरयंत्र यानी कि बी ऑप्शन राइट है। आपका नेक्स्ट है मानव का प्रमुख श्वसन अंग कौन सा है? आपका ए ऑप्शन है फेफड़ा, बी है ग्रसनी, सी है श्वासनली, डी है डायफ्राम। मानव का प्रमुख श्वसन अंग कौन सा है? तो इसमें जो प्रमुख जो हमारा है फेफड़े हैं। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन 66 आपका है वायु के श्वसन तंत्र से बाहर निकालने के बाद क्या घटित होगा? तो डायफ्राम संकुचित होगा, बी है फेफड़ों का आयतन बढ़ेगा, सी है डायफ्राम स्थिर होगा, डी है इनमें से कोई नहीं। तो वायु के श्वसन तंत्र से बाहर निकालने के बाद क्या घटित होगा? तो इसमें क्या नाम है हमारा फेफड़े का आयतन बढ़ेगा। वायु के श्वसन तंत्र से बाहर निकालने के बाद क्या घटित होगा? तो हमारा जो डायफ्राम होता है संकुचित होगा। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन 67 है निम्न में से किसमें फुफ्फुसिया श्वसन होती है? ए है आपका मछली, बी है मनुष्य, सी है मेढक, डी है समुद्री जीव। तो आपका बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। निम्न में से क्वेश्चन 67 है आपका निम्न में से किसमें फुफ्फुसिया श्वसन होता है? तो यह हमारे मेढक में होता है। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। बाहर से फेफड़ों के अंदर वायु किस क्रम में जाती है? जो बाहर से फेफड़ों के अंदर वायु किस क्रम में जाती है? ए है नासा छिद्र, ग्रसनी, स्वरयंत्र, श्वास नली, श्वसनी, श्वसनिका, कूपिका। तो बाहर से फेफड़ों के अंदर वायु किस क्रम में जाती है? पहले तो आपका बी ऑप्शन है नासा छिद्र, ग्रसनली, श्वास नली, स्वरयंत्र, श्वसनी, श्वसनिका, कूपिका। सी आपका है नासा छिद्र, ग्रसनी, स्वरयंत्र, श्वास नली, श्वसनिका, श्वसनिकूपिका। डी है इनमें से कोई नहीं। तो पहला स्टेप आपका जो होता है हम जब सांस लेते हैं फेफड़े तक अंदर वायु कैसे पहुंचता है? पहले तो हमारे नासा छिद्र में जाता है। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। पहले तो नासा छिद्र में जाता है, फिर हमारे ग्रसनी में जाता है, फिर स्वर यंत्र में जाता है, फिर श्वास नली में, फिर श्वसनी में, फिर श्वसनिका, फिर कूपिका। यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है आपका। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका 69 क्वेश्चन ही बहुत शानदार है।
निम्न में से कौन सा श्वसन अंग जोड़े में पाया जाता है? ए ऑप्शन है नासाद्वार, डी है फेफड़े, सी है श्वसनी, डी है उपर्युक्त तीनों। तो निम्न में से कौन सा श्वसन अंग जोड़े में पाया जाता है? तो नासाद्वार। आप सभी को पता है हमारा जो नाक है वो 2 जोड़े में सांस लेने का काम करता है। जो हमारा नाक है 2 छिद्र होता है, तो वही कह रहा है कि श्वसन अंग में जोड़े, ऐसा कौन सा श्वसन अंग है जो जोड़े में पाया जाता है? तो आपका नासाद्वार है। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला है आपका बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, वायुकोश कामा कूपिका कामा एल्वियोलाई किस अंग से संबंधित है? तो आपका ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑप्शन है श्वास नली, बी है फेफड़े, सी है यकृत, डी है मस्तिष्क। तो हमारा वायुकोश, कोशिका, एल्वियोली ये हमारे श्वास नली से रिलेटेड हैं। आपका ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका बहुत ही प्यारा है, अंतः श्वसन के दौरान क्या घटित होगा? ये है आपका डायफ्राम संकुचित होगा, फेफड़ों का आयतन बढ़ेगा, सी है अंतः फुफ्फुसिया दाब घटेगा, डी है उपर्युक्त सभी। तो अंतः श्वसन के दौरान हमारा क्या घटित होगा? तो हमारे जो क्या नाम है डायफ्राम संकुचित होगा। यहाँ पे जब हम सांस अंदर को लेते हैं तो हमारा डायफ्राम जो होता है संकुचित होगा। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आपका क्वेश्चन 72 है, श्वसन अंग नासिका कक्ष किसमें खुलते हैं? ए ऑप्शन है स्वर यंत्र, बी है ग्रसनी, सी है श्वास नली, डी है मुख। तो श्वसन अंग नासिका कक्ष में किसमें खुलती है? तो यह हमारा जाके स्वर यंत्र में खुलती है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आपका ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन 73 है आपके सामने, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, ग्रसनी एवं श्वास नली के बीच में कौन सा अंग स्थित है? ग्रसनी एवं श्वास नली के बीच फर्स्ट ऑप्शन है स्वर यंत्र, सेकेंड है ग्रास नली, सी है श्वासनिका, डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का बहुत ही अच्छा प्रभाव आपके क्वेश्चन पर पड़ता है, पेपर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट समझ लीजिए एक हिसाब से। तो ग्रसनी और श्वास नली के बीच में कौन सा अंग आता है? पहले तो आप सभी को पता है नासा छिद्र, फिर स्वर यंत्र, फिर ग्रसनी, उसके बाद आपका आता है श्वसनिका, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है आपका। आपका नासा छिद्र हो गया। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन में भी दिखाया था आपको, जो पहले नासा छिद्र होता है, फिर ग्रसनी, फिर स्वर यंत्र। शायद मिस्टेक हो गया आपका क्वेश्चन थोड़ा सा। ये जो मैंने अभी आपको बताया है श्वसन अंग ना, ये नहीं था आपका ग्रसनी। हाँ, ये क्वेश्चन 73 आपका था, ग्रसनी एवं श्वास नली के बीच कौन सा अंग स्थित है? जो ग्रसनी है, पहला है नासा छिद्र, फिर ग्रसनी, फिर उसके बाद स्वर यंत्र। आपका थर्ड ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट है, तब जाके श्वास नली आता है। आपका बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है 74, ग्लोटिस किस में खुलती है? फर्स्ट ऑप्शन है ग्रसनी, सेकेंड है स्वर यंत्र, सी है श्वास नली, डी है श्वसनी। तो यह हमारा श्वसनी में खुलती है। ग्लोटिस हमारा श्वसनी में, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है 75, कंठ के अन्य नाम कौन से हैं? फर्स्ट ऑप्शन है स्वर यंत्र, डी है ध्वनि पट्टिका, सी है वॉइस बॉक्स, डी है उपर्युक्त तीनों। कंठ का मतलब होता है आवाज, सुर, ताल, जहाँ से आवाज आती है। तो ऐसे हमारे बॉडी में भी नेचुरली गॉड द्वारा है
कंठ, तो ये हम इसे स्वर यंत्र भी कहते हैं। ध्वनि एक ही चीज है। वॉइस भी यानी आवाज इंग्लिश में कहते हैं। यानी कि आपका बिल्कुल शानदार आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपर्युक्त तीनों। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट है। क्वेश्चन 76 आपका है, अंतः श्वसन के दौरान कौन सा अंग एक चूसड़ की तरह काम करेगा? तो अंतः श्वसन के दौरान कौन सा अंग एक सक्शन पंप की तरह काम करेगा? तो फर्स्ट है आपका फेफड़ा, डी है श्वास नली, सी है ग्रसनी एंड डी है स्वर नली, स्वर यंत्र। तो हमारा अंतः श्वसन के दौरान कौन सा एक चूसक वाला काम करता है? तो यह आपका करता है फेफड़ा। आपका ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आपका बहुत ही प्यारा, जिसे हम आप कह सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको स्टार जरूर कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है क्वेश्चन, तो जरूर अपने नोटबुक में गाइस थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, प्रॉपर आ रहा है अपने टॉपिक्स पे जहां हम बात कर रहे थे। हम बात कर रहे थे अपने टॉपिक, हमारा टॉपिक था क्वेश्चन 77, हृदय कहाँ स्थित होता है? तो आप सभी को ये तो बहुत ही कॉमनली क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा। ए ऑप्शन है दोनों फेफड़ों के ठीक बीच में, बी है थोड़ा दाएं फेफड़े की ओर, सी है थोड़ा बाएं फेफड़े की ओर, डी है बाएं फेफड़े के बीच में। तो दोनों फेफड़े के, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा हृदय हमारा जो होता है, तो ये आपका हो जाएगा थोड़ा बाएं फेफड़े की ओर। आपका सॉरी फ्रेंड्स, बाएं फेफड़े के बीच में होता है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है आपका। चलिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपके सामने, ग्रास नली का संबंध किससे है? फर्स्ट ऑप्शन है भोजन से, बी है सांस से, सी है सांस एवं भोजन दोनों, डी है कोई निश्चित नहीं। तो ग्रास नली का संबंध किससे है? तो आप सभी को पता होगा, ग्रास नली का संबंध सांस एवं भोजन दोनों से है। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट है आपका 79, मनुष्य के फेफड़ों में पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो ये बहुत ही जानदार जिसे बोला जाता है, मनुष्य के फेफड़ों में पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो फ्रेंड्स ये 32 होती है, 16 एक साइड में 16 एक साइड में। आपका ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है, दोनों मिला के 32। अगला है आपका, निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? कबूतर फेफड़े, केचुआ त्वचा, झींगा क्लोम, मकड़ी त्वचा। तो कौन सा मिलान सही नहीं है? तो जो हमारा कबूतर है फेफड़े से लेता है, कछुआ त्वचा से, झींगा क्लोम से एंड मकड़ी त्वचा से। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल रॉन्ग है। आपका अगला है, श्वसन दर किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो रक्त में CO2 का स्तर, रक्त में O2 का स्तर, रक्त में CO2 में O2 का स्तर एंड इनमें से कोई नहीं। तो श्वसन दर किसके द्वारा नियंत्रित होता है? रक्त में O2 का स्तर। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला है आपका, इंटरकोस्टल पेशियां कहाँ पाई जाती है? तो यह हमारा क्या नाम है आपका, दोनों फेफड़ों के बीच में पाई जाती है। अगला है आपका क्वेश्चन 83, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो हम हमेशा सांस नाक से लेनी चाहिए, श्वसन में नाक एवं मुंह से सांस ली जाती है,
नाक में बाल, धूल, मिट्टी के कण को रोकने का, जो नाक में जो बाल होता है वो धूल मिट्टी के कण को रोकने का कार्य करता है। फ्रेंड्स, ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, क्योंकि ये जो बाल होता है इसका यही, हर एक हमारे बॉडी में जो भी बनावट ईश्वर द्वारा है, जो भी प्राकृतिक चीज़ें हैं, सबका कुछ ना कुछ मुख्य रोल अदा होती है। तो ये बिल्कुल राइट है। यहाँ पे हमेशा सांस जो होता है नाक से लेनी चाहिए, ये पॉइंट भी बिल्कुल राइट है। अगला है, श्वसन में नाक एवं मुंह से सांस लीजिए, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे आपका मुंह से सांस लेना अच्छा माना जाता है, तो ये बिल्कुल गलत है यहाँ पे। तो इसमें पूछा गया है, तो इसमें गलत क्या है, सबसे गलत बात इसमें क्या है? तो हमेशा सांस नाक से, ये तो बिल्कुल सही बात है कि सांस नाक से ही लेनी चाहिए। बी है, सांस में श्वसन में नाक एवं मुंह से भी ली जाती है। हाँ, ये भी बात सही है कि सांस मुंह से भी ली जाती है और नाक से भी, ये भी प्रॉपर मात्रा में सही है। नाक में, ये भी थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नाक में जो बाल होता है धूल के मिट्टी के कण को रोकने का कार्य करता है। यहाँ पे बिल्कुल गलत बात हो जाती है आपका डी ऑप्शन। इसमें पूछा है कथन गलत कौन सा है, तो मुंह से सांस लेना अच्छा नहीं माना जाता है, यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आई होप आप सभी को मेरा श्वसन तंत्र यानी कि सांस से रिलेटेड जो भी मैंने आप सभी को क्वेश्चन बताया, होप आप सभी को अच्छा लग रहा होगा। तो ज़रूर कमेंट, शेयर, लाइक ज़रूर किया करें। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कौन सा अंग शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है? तो फेफड़ा, सेकंड है यकृत, डी है हृदय, सी है हृदय, डी है वृक्क। तो हमारे शरीर का जो टेम्परेचर जो होता है, कौन सा अंग बहुत मतलब नियंत्रित रखता है? तो हमारा हार्ट यानी कि जो हमारा दिल है, हृदय। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन 85 है आपका, मानव शरीर में ऑक्सीजन का सर्वाधिक परिवहन कौन करता है? फर्स्ट ऑप्शन है WBC, बी है प्लाज्मा, सी है RBC, डी है प्लेटलेट। तो मानव शरीर में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का सर्वाधिक परिवहन कौन करता है? तो यह हमारा RBC करता है। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आई होप आप सभी को मेरी मेहनत अच्छी लगी होगी, तो ज़रूर से ज़रूर इसको अच्छे से सारी वीडियोस को देखें, अच्छे से कमेंट करें। जो ना समझ है टॉपिक टू टॉपिक मैं आपको बताने का प्रयास करूँगी, कमेंट ज़रूर करें। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर लाइक कीजिए। थैंक यू एवरीवन।